बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रिकॉर्डिंग में कोई इशू हो गया था, पाज हो गई थी। ये हमने फीडबैक का कंट्रोलर ऐड किया, उसने हमें ये मेथड्स बना दिए, उस जिसमें जेड अपडेट डिलीट के सारे मेथड्स हैं। और इसी तरह व्यूज़ में अगर हम जाएँ तो फीडबैक्स के नाम से उसने बनाया और उसमें यहाँ सारे व्यूज़ भी बना दिए। अब अगर हम इसको रन करें और ये फीडबैक्स का कंट्रोलर कॉल करें, फीडबैक्स अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है, वो कहता है अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस। ठीक है, फॉर evision model or FTP context while attempting to activate evision controllers फीडबैक कंट्रोलर में वो कहते हैं कोई सर्विस है जो एक्टिवेट करने की कोशिश की है तो एक्टिवेट नहीं हुई। ये चीज़ होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो कैटेगरीज़ में हमने जो भी बनाया, यहाँ पे हर जगह पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया FTP कॉन्टेक्स्ट का। जहाँ जहाँ हमें डेटाबेस से चीज़ें रिक्वायर्ड थी, यहाँ भी रिक्वायर्ड थी, हमने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ भी रिक्वायर्ड थी, हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और जब इसने हमें ऐड करके दिया है, वो अगर हम देखें फीडबैक का कंट्रोलर, उसमें उसने टॉप पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है और उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट किया है इसको, एफ डी बी कंटेक्स को, कि जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये एफ डी बी कंटेक्स मांगेगा। इसको कंटेक्स देंगे तो ये आपके पास जो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स के नाम से पड़ा है, उसको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी जो इसके इनिशलाइज होते वक्त आएगी। और फिर यही सारी जगहों पे यूज़ हो रहा होगा। और ये कहीं इसने डिस्पोज भी नहीं किया, अगर आप देखें तो कहीं पे डिस्पोज नहीं हो रहा। अगर हम अपने में देखें तो हमने हर एक में को यूजिंग के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है कि फ़िलहाल हम ये काम कर सकते हैं कि इसको कमेंट कर दें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अलावा कर रहे हैं हम, और दोबारा इसको बनाते हैं। इसमें यूज़र से नहीं लेते, यहाँ से, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत भी नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज़ इक्वल टू न्यू एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन के यहाँ हमारे पास आ जाएगा और जहाँ जहाँ हम यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसके एंड पे ना हमें डिस्पोज का एक मेथड बनाना पड़ेगा कि किसी भी मेथड में आए और एंड पे डिस्पोज वाला मेथड कॉल जब होने लगे, यानी जब कंट्रोलर डिस्पोज होने लगे तो हम डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो क्लोज़ करते हैं। तो इसमें मैं ओवरराइट करूँगा, ओवरराइट डिस्पोज, दोबारा बताता हूँ, ओवरराइट और डिस्पोज लिखा तो ये मुझे डिस्पोज पे लेके आ गया। मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये सारा मुझे खुद ही लिख देगा। इसमें मैं चेक करूँगा इफ़ डिस्पोजिंग, अगर ये कनेक्शन मतलब फीडबैक कंट्रोलर डिस्पोज हो रहा है तो डीबी कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बनाया हुआ है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के नाम से, इसको भी डिस्पोज कर दो। तो अब मुझे यहाँ सारी जगहों पे यूजिंग नहीं लिखना पड़ा। इससे नेक्स्ट जो होगा ना वो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू भी करेंगे, जिसमें अभी वो एरर दे रहा था उसके थ्रू भी करेंगे। अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब देखें आ गया, ठीक। मैंने कहा क्रिएट न्यू, ये तो यूज़र एंड से रिमार्क्स आएंगे ना, ये तो हम एडमिन एंड से भेज रहे हैं। खैर, इसको हम वेबसाइट पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। फ़िलहाल वैसे ही मैं देखते तो यूज़र नेम कुछ भी लिख देता हूँ, abc@def.com, फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, सम रिमार्क्स। देखिए रिमार्क्स जो है ना मल्टी लाइन होने चाहिए और इंटी टाइम, डीबी इंटी टाइम, लास्ट मॉडिफाइड टाइम ये नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए मुझसे ये तीनों चीज़ें भी पूछ रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, इसका जो क्रिएट का मेथड है इस पर राइट क्लिक की, गो टू व्यू किया। इसमें एक तो मैंने ये तीनों ख़त्म कर दिए कि इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली करंट वैल्यू जा रही होगी। और दूसरे नंबर पे मैंने रिमार्क्स को टेक्स्ट एरिया बना दिया। अगर मैं इसके ऊपर रिमार्क्स के ऊपर यहाँ पे F12 प्रेस करें
रिमार्क्स के ऊपर पहले ये डिफाइन कर देता है कि डाटा टाइप डॉट मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये एनोटेशन टैग लगा देता। तो जब मैं इसका कंट्रोलर क्रिएट कर रहा था स्कैफोल्ड से, तो ऑटोमेटिकली इसको टेक्स्ट एरिया बनाता, लेकिन चूंकि मैंने नहीं लिखा हुआ था तो उसने इसको नॉर्मल स्ट्रिंग के तौर पे ही लिया। अब देखें यूज़र रिमार्क्स, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अब रिमार्क्स देखें, सम रिमार्क्स और क्रिएट कर दें। ये देखें इसमें टाइम जो है आज का करंट टाइम इसने खुद ही उठा लिया, मैंने नहीं दिया था। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि यूज़र ना फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स को इंजेक्ट भी कर सकता है और इन तीनों कॉलम्स की वैल्यू अपनी तरफ से भी भेज सकता है। तो इसके लिए आपको ये बड़ी अच्छी सहूलत देता है, .NET कोर भी देता है और पुराने MVC में भी थी। सॉरी, ये तो मैंने दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। ये फीडबैक कंट्रोलर, इसमें देखिए ये क्रिएट है तो ये बाइंड कर रहा है ना, क्रिएट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक वो कुछ बाइंड का उसने लिखा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो ये बाइंड का क्या मतलब है कि कहते हैं कि फॉर्म से जितनी वैल्यूज़ मर्जी हैं आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ लेनी है जो इसके अंदर आ रही हैं। तो इसमें मैं ये तीनों ख़त्म कर देता हूँ, एंट्री टाइम, DB एंट्री टाइम और लास्ट मॉडिफाइड टाइम, कि यूज़र भेजे भी सही ना तो नहीं आना चाहिए, ये मैं सिस्टम से ख़ुद उठाऊँगा। और जहाँ जहाँ जो एंट्री टाइम अलाउ करना होगा तो यहाँ मैं उसमें लिख दूँगा एंट्री टाइम, ठीक है। और इसमें अगर आप स्पेसिफिक कोई एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि आपको पता है कि फ़लाँ वैल्यू आएगी, वो एक्सक्लूड, तो उसके अलावा हर चीज़ ले लें, तो यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होता है। बाइंड की जगह आप यहाँ पे बाइंड की जगह यहाँ पे लिखें एक्सक्लूड, बल्कि ये बाइंड भी लिखा रहे, और यहाँ पे आप करें स्क्वायर ब्रैकेट एक्सक्लूड। अच्छा, इसमें पुराने में एक्सक्लूड था लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं आ रहा। पहले इसमें एक्सक्लूड का ऑप्शन आता था लेकिन अभी .NET कोर में नहीं आ रहा, शायद इसका कोई अल्टरनेटिव हो तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट। लेकिन फ़िलहाल ये कि जो जो वैल्यूज़ लेनी है वो बाइंड में आप लिख दें, उसके अलावा बाकी सब एक्सक्लूडेड ही होंगी। यहाँ पे जब अपडेट कर रहे हो तो मैं कहता हूँ जब अपडेट करते हुए एंट्री टाइम आ जाए, लेकिन DB एंट्री कभी भी नहीं आना चाहिए, और लास्ट मॉडिफाइड ऑन ये भी आ जाए। अब DB एंट्री जो है वो एक दफ़ा ही होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट जब अपडेट हो रहा है फीडबैक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री ऑफ फीडबैक डॉट प्रॉपर्टी लास्ट मॉडिफाइड ऑन इज़ मॉडिफाइड इज इक्वल टू फॉल्स। मैं कहता हूँ कि बाकी सारा ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाए लेकिन ये लास्ट DB एंट्री टाइम वाली प्रॉपर्टी मॉडिफाई ना हो। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये चेंज, इस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज अपडेट कर देगा। ये हमने स्कैफोल्ड से बनाया। अभी हम जाते हैं इमेज अपलोड की तरफ और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जो करते हैं उसकी तरफ जाते हैं। ये हमने कैटेगरीज़ का पहले बनाया हुआ था, अभी मैं कैटेगरीज़ का सिंपल ही कंट्रोलर बना हुआ है, इसमें कोई मतलब हमने ख़ास काम नहीं किया था। तो इसको भी मैं स्कैफोल्ड से बना लेता हूँ और स्कैफोल्ड से बना के जहाँ फिर चेंजिंग ज़रूरत होगी चेंज कर लूँगा। फ़िलहाल मैं ये कंट्रोलर और इसके अगेंस्ट ये जो फ़ोल्डर बना है इन दोनों को प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं लेकिन नज़र नहीं आएंगे। अभी अगर इनको आप देखना चाहें तो ये शो ऑल फाइल करें तो ये देखें यहाँ हिडन में पड़े हैं। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोलर ऐड करूँगा, अभी वो फिर कैटेगरीज़ के नाम से कंट्रोलर बनाएगा, लेकिन यहाँ मैं इसको नाम दे दूँगा प्रोडक्ट कैटेगरीज़, ताकि पहले वाले नेम के साथ कन्फ्लिक्ट ना आए। ये एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू मैं बना रहा हूँ कैटेगरी का। ऐप DB कॉन्टेक्स्ट इसका कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी
और कैटेगरीज 1 बता रहा है कि वो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज कंट्रोलर और ऐड कर दिया। अब रन किया, स्लैश प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब ये मुझे कह रहा है वही काम के टू एक्टिवेट कंट्रोलर। जब एक्टिवेट होने लगा यानी जब इसका ऑब्जेक्ट बनने लगा तो इसको ये वाली सर्विस नहीं मिली। अब ये सर्विस क्या होती है, अगर हम यहाँ पे स्टार्टअप फाइल में आए तो हमारी रिक्वेस्ट जो आती है वो स्टार्टअप फाइल के थ्रू ही आती है। जब वो इस सेक्शन में इंटर होती है कॉन्फ़िगर सर्विसेज में, तो बहुत सारी सर्विसेज बना लेती है। ये सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं कंट्रोलर्स के अंदर। जैसे सर्विसेज में ऐड कंट्रोलर विद व्यूज़, कंट्रोलर और व्यूज़ की सर्विस बनाई है तो हमें कंट्रोलर से एक्सेस मिली और उनके व्यूज़ जो है वो हमें ब्राउज़र में हम रेंडर करवा सकते हैं। इसी तरह डेटाबेस की भी एक सर्विस होती है, और यहाँ पे इसने बताया वो भी है कि आप यहाँ पे ना ये रन टाइम पे कॉल होगा और इसमें आप अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। होता है क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ, इस पर थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी आपको और बड़ी लंबी लंबी थ्योरीज़ मिल जाएंगी। मैं थ्योरेटिकल नहीं जाना चाहता, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। ये आपका ब्राउज़र है, सपोज करें क्लाइंट। इस क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड की आपके एप्लीकेशन को। रिक्वेस्ट जब आई तो आपकी एप्लीकेशन, ये आपकी एप्लीकेशन है, इसने इसको रिस्पांस देना है और रिस्पांस यहाँ पे क्लाइंट पे ब्राउज़र में शो होना है। इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मतलब ये जब एक मेथड कॉल होता है, स्टार्टअप वाली फ़ाइल ये है, और इसके आगे हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रोलर हैं। ये कैटेगरीज़ का है, ये प्रोडक्ट्स का है, इसके बाद हमारे पास ये फीडबैक का कंट्रोलर है और बहुत सारे और कंट्रोलर भी है। यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस के साथ हमने कम्युनिकेट करना है। हम FDB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर बनाते हैं, हर एक्शन के अंदर बनाते हैं, वो डेटाबेस में डाटा सेव करता है, इसके अंदर बनाते हैं सेव करता है, इसके अंदर बनाते हैं सेव करता है। यहाँ भी हमें डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को डिस्पोज करना होगा एंड पे, यहाँ भी डिस्पोज करना होगा, यहाँ पे भी डिस्पोज करना होगा। तो इसमें ASP.NET कोर में उन्होंने ये फंक्शनैलिटी दी है कि आप जो चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हैं उसकी सर्विस बना लें। यहाँ पे आप DB की एक सर्विस बना लें, अब ये सर्विस आपको जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट के अंदर ये सर्विसेज ऐड हो जाएंगी एक कंटेनर में। वो कंटेनर जब एक्टिवेट करने लगेगा आपके कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उस चीज़ को इंजेक्ट कर देगा, उस सर्विस को इंजेक्ट कर देगा। आप सारे कंट्रोलर में यूज़ करें और रिक्वेस्ट के दौरान आप दूसरे कंट्रोलर पे जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी इंजेक्ट हो जाएगी। और व्यू पे कहीं पे ये सर्विसेज चाहिए होंगी तो वहाँ भी इंजेक्ट हो जाएंगी। ये सारा काम करने के बाद जब आप वापस आने लगेंगे तो वो इन सर्विसेज को यहाँ आपका रिस्पांस जो भी होगा उसकी वापसी पे इन सारी चीज़ों को डिस्पोज कर देगा। यानी कि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, उसने ये सर्विसेज ऐड की, ये आपको मुख्तलिफ़ कंट्रोलर्स में ज़रूरत पड़ती रही, डेटाबेस के अंदर आपने डाटा सेव करवाया और वापसी पे जब आप यहाँ से वापस जाने लगे क्लाइंट की तरफ तो उसने ये सारी सर्विसेज डिस्पोज कर दी। अब ये जो कंटेनर है वो कंटेनर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे आप सर्विसेज ऐड करते हैं, यहाँ पे वो कंटेनर में ऐड होती हैं सर्विसेज के नाम से। आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमारे पास है कि मैं डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। आप अपनी कस्टम सर्विसेज भी बना सकते हैं। अभी हम जो डेटाबेस की है वो सर्विस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अब बताना है कि हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम क्या है। मैं बताता हूँ ऐप DB कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद जो है लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूँगा m_m_. यहाँ हमारे पास आ रहा है यूज़ SQL सर्वर। यहाँ पे हर तरह का डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं आप, जिसका प्रोवाइडर आप इंस्टॉल करें तो Oracle भी यूज़ हो सकता है, MySQL यूज़ हो सकता है। फ़िलहाल हम SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ SQL सर्वर। और SQL सर्वर में कहता है मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम बताएं, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम तो हमने यहाँ भी रखा था। FDB कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं
तो यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे दिया है, मतलब पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग दी है। और यही कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में भी दी हुई है, लेकिन हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन वाली यूज़ करेंगे, ये हार्ड कोडेड हो जाती है। क्योंकि कल को हमारा डेटाबेस चेंज होगा तो हम देख लें कि हमने कोई भी चीज़ डॉट सी एस वाली फ़ाइल में ना रखी हो, जिसके एंड पे डॉट सी एस आता हो क्योंकि तमाम सी एस वाली फ़ाइलें जब प्रोजेक्ट बिल्ड होगा तो एक डी एल एल बन जाएगी जो एडिटेबल नहीं होगी, तो फिर ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है चेंज नहीं हो सकेगी। इसलिए हमने यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में रखना है। जब डिप्लॉयमेंट होगी तो ये फाइल एज इट इज़ आगे जाएगी और ये नोटपैड से एडिट भी कर सकते हैं आप और डेटाबेस के कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड ऐप डी बी कॉन्टेक्स। ऐप डी बी कॉन्टेक्स मेरा डी बी कॉन्टेक्स था, इसके बाद यूज़र्स के सर्वर। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन के नाम से आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा तो ये ऐप सेटिंग से डाटा उठाएगा। और इसमें गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का पहले से ही मेथड बना हुआ है जो क्या करेगा कि इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर से जो आप नाम देंगे उसी नाम के आगे वाली वैल्यू उठा के ले आएगा। ये पहले से ही मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया हुआ है। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना है बस, तो वो उस कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा लेगा। तो मेरे केस में नाम जो है वो है एसक्यूएल कनेक्शन, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन। अब मेरे ख्याल में एक ब्रैकेट और लगानी होगी। हाँ, सेव कर दिया, इसको रिफ़्रेश किया। अब वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गया। कहता है कि ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट वॉज कॉल्ड विद कॉन्फ़िगरेशन बट द कॉन्टेक्स्ट ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट ओनली डिक्लेयर ए पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। ये कहता है कि आप क्या ये जो कॉल होता है ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है, ये ना एक ऐसा मेथड कॉल करता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन को भेज रहा होता है, जबकि हमारे पास जो ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट है उसमें तो कॉन्फ़िगरेशन आ ही नहीं रही, उसमें एक ही कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, फिर पब्लिक ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट, ये कंस्ट्रक्टर बना लिया। फ़िलहाल मैं एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ और एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, फिर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को मैं ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ डी बी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, उसको आप ऑप्शंस नाम दे दें, ऑप्शंस। अब देखिए जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आप ऑप्शन को यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ मैं कॉलन बेस लगाऊंगा तो पेरेंट क्लास आ जाएगी। ये ऑप्शंस मैं उस पेरेंट क्लास को पास कर दूंगा कि जहाँ डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें डी बी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन लिए और इसके पेरेंट को सेंड कर दिया, बस, और कुछ काम नहीं करना। अब मैं इसको सेव करता हूँ और कंट्रोल F5 रन करता हूँ, रिफ़्रेश। अब देखिए ये ठीक हो गया। यहाँ से मैं एक क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू, और समरी कैटेगरी का नाम नोकिया दे देता हूँ, समरी मार्क्स नोकिया से रिलेटेड। और आप देख लें कि इस वक्त इसने स्कैफोल्ड से हमने बनाया था और इसने ये प्रॉपर ऐसे ही बनाया है। हाँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं लगाई, यहाँ पे उसने इंट में लगा दिया। खैर उसको भी हम देख लेते हैं। लोगो यूआरएल की जगह पे हमने फ़िलहाल ये लिख देते हैं, पेरेंट आईडी नहीं है हमारे पास, क्रिएट किया तो ये देखें हमारे पास क्रिएट हो गया। तो अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जो जा रहा है वो इसको खुद डिस्पोज करेगा। हम अगर इसको देखें कि जो कंट्रोलर इसने हमें खुद बना के दिया प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के नाम से, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के नाम से, उसमें इसने टॉप पे बनाया और यहाँ से कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो सर्विसेज के कंटेनर से लिया वो इसको दे दिया और एंड पे कहीं भी डिस्पोज नहीं किया, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उसने यूज़ किया पूरे इसमें कंट्रोलर में। मैं सारी फाइलें क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। तो मेरे पास ये कंट्रोलर है, इसमें क्रिएट वाले मेथड पे गया,
ये क्रिएट का मेथड है। यहाँ पे इसने हमें कहीं पे वो फॉरेन की का वो ऑप्शन नहीं दिया सिलेक्ट लिस्ट का। तो सिलेक्ट लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मॉडल में हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं की जिस वजह से उसने ना किया हो, क्योंकि एक तो ये खुद बना देता है आसानी के साथ। हाँ, हमने एक चीज़ मिस की है जिस वजह से इसने नहीं किया, शायद वो अभी हमने पढ़ी भी नहीं थी। उसमें यह था कि हम जितने भी रिलेशन बनाते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में, वन टू मैनी रिलेशन स्पेशली जो है, उसके लिए हमने क्या करना होता है। यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। वन टू मैनी रिलेशन, हमारे इस केस में हमारे पास एक प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, ठीक है, जैसे कि नोकिया है, उसके अंदर हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे C1 है, लूमियस 520 होता है या कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा जो है कैटेगरी इस केस में पेरेंट कहलाएगी कि ये नोकिया पेरेंट है, नोकिया के चाइल्ड में C1 और दूसरी चीज़ें हैं। पेरेंट एक होगा ज़ाहिर है, और उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे। तो जहाँ भी हम इस तरह का काम आए, यहाँ पे हमने रेंज भी लिख दिया, पेरेंट आईडी की रेंज लिख दी, लेकिन ये रेंज नहीं लिखनी हमने कि पेरेंट आईडी की रेंज नहीं होगी। तो कैटेगरीज बहुत सारी बन सकती हैं। हाँ, अगर रैंक लिखना चाहते हैं कि कौन सी कैटेगरी ऊपर दिखानी है, कौन सी नीचे दिखानी है, तो उसके लिए आप ये लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी रेंज ना लगाएं कि जब कैटेगरीज बढ़ेंगी तो फिर उसको मैनेज नहीं किया, मैंने मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नल लेबल पेरेंट की आईडी आएगी। अच्छा, हमने करना क्या होता है, जब भी वन टू मैनी रिलेशन बनाना है तो जो पेरेंट है उसके अंदर आपने लिस्ट ऑफ चाइल्ड रखनी है, लिस्ट ऑफ चाइल्ड्स, और इसी तरह जो चाइल्ड होगा उसके अंदर पेरेंट सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी पेरेंट का ऑब्जेक्ट रखना है, लिस्ट नहीं रखनी, सिंगल ऑब्जेक्ट रखना है, प्लस फॉरेन की के लिए एक प्रॉपर्टी रखनी है, ठीक है, लाइक पेरेंट आईडी, ठीक है। डाटा टाइप उसकी क्या रखनी है, डाटा टाइप वही रखनी है जो इसके पेरेंट की डाटा टाइप है। अब अगर हम अपने केस में देखें तो हमारे पास जैसे ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पड़ी हुई है, इसी तरह हम प्रोडक्ट के अंदर अगर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी का सिंगल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, और इमेज के अंदर हम जाते हैं तो इमेज के अंदर हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे इमेजेस होंगे, लेकिन हर इमेज की एक प्रोडक्ट होगी, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती। तो इस केस में थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है कि हमारा पेरेंट भी ये खुद कैटेगरी है सेल्फ जॉइन, और चाइल्ड भी ये खुद ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरेंट आईडी हमने एक पहले सिंगल ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वर्चुअल कैटेगरी, नाम उसका पेरेंट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी नाम यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर्टी का, क्योंकि मेरी क्लास का नाम भी कैटेगरी है। तो जो क्लास का नाम हो वो फील्ड्स के नेम नहीं हो सकते। तो यहाँ मैंने इसको पेरेंट कह दिया, ये मैंने पेरेंट का सिंगल ऑब्जेक्ट रख दिया, और उसके ऊपर मैंने फॉरेन की के लिए एक प्रॉपर्टी भी रखनी है जिसकी डाटा टाइप आईडी की तरह ही होगी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आईडी इंट में आ रही है, तो यहाँ पे मैं पेरेंट आईडी इंट के नाम से रखूँगा, और यहाँ इसके ऊपर मैं फॉरेन की का अनोटेशन टैग लगाऊंगा, फॉरेन की। वैसे वो ख़ुद भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन आप लिख दें ज़्यादा बेहतर है कि पेरेंट के नाम से होगा। अब हमने एक काम क्या किया कि इस कैटेगरी को हमने चाइल्ड सपोज किया, यानी कैटेगरी के अंदर ही उसके सब कैटेगरीज आ रही होंगी। सेल्फ जॉइन का लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। तो इसका हमने एक इसके पेरेंट का एक सिंगल ऑब्जेक्ट रखा और एक फॉरेन की रखा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि आप ना पेरेंट के अंदर चाइल्ड की एक लिस्ट रख दें। इस केस में हमारे पास पेरेंट भी यही है, चाइल्ड भी यही है, तो इसके अंदर मैं वर्चुअल लिस्ट ऑफ कैटेगरी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ चाइल्ड्स। इसकी चाइल्ड भी यहीं रख दी,
और ये मतलब दोनों काम जो थे, ये पेरेंट क्लास में करने वाला, चाइल्ड क्लास में करने वाला काम था, ये पेरेंट क्लास में करने वाला काम था। हमारे केस में चाइल्ड पेरेंट सेम थे, तो दोनों काम सेम क्लास में कर दिए। अब मैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रोलर को डिलीट करता हूँ और दोबारा बनाता हूँ। कंट्रोलर पे गया, ऐड कंट्रोलर, ठीक है, यूजिंग इंटरेक्टिव फ्रेमवर्क। मैं कैटेगरी के लिए बनाना चाह रहा हूँ, इसने कैटेगरीज नाम 1 दिया है, तो इसको मैं कैटेगरी ही कह देता हूँ। वैसे तो प्लूरल नाम होता है, लेकिन चलो मैं इसको कैटेगरी कंट्रोलर कह देता हूँ। ऐड करें, अब आप देखें तो क्रिएट के मेथड में इसने यहाँ पे व्यू डाटा के नाम से पेरेंट आईडी रखी है और उसमें ये कैटेगरीज भेज रहा है। मैं अगर इसको रन करता हूँ और यहाँ पे स्लैश कैटेगरी करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। क्रिएट न्यू किया तो यहाँ पे देखें ये नोकिया खुद ही ले आया यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, कि अभी जो आप बनाना चाह रहे हैं ना चाइल्ड, वो नोकिया के अंदर बनेगी, लेकिन मैं तो पेरेंट लेवल पे बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मसला आ गया कि नोकिया के बराबर सैमसंग बनाना चाहता हूँ, ये तो नोकिया के चाइल्ड में चला जाएगा। इसके लिए मुझे चेंज करनी है वो ये है कि मैं क्रिएट के मेथड पे गया, गो टू व्यू किया, मेथड पे नहीं बल्कि व्यू पे गया, और यहाँ पे आप देखें ASP एटम्स इसने खुद दिए हैं, व्यू बैग से पेरेंट आईडी के थ्रू आ रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि व्यू बैग में पेरेंट आईडी के थ्रू क्या आ रहा है, तो यहाँ देखें व्यू बैग या व्यू डाटा में पेरेंट आईडी के थ्रू हमारे पास एक नई सिलेक्ट लिस्ट आ रही है। उसके आइटम होंगे कॉन्टेक्स्ट में, जो कैटेगरीज़ हैं उसकी आईडी आएगी और उसका नाम आएगा कैटेगरी का, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी कि कैटेगरी के अंदर जो पेरेंट आईडी है वो डिफ़ॉल्ट कौन सी आनी चाहिए। यानी कि जब हम एडिट करने लगें कि नोकिया के को एडिट करने लगेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नोकिया पहले से आ रहा हो। यहाँ पे फिर हम एक सिलेक्ट लिस्ट के अंदर जाएंगे और एक ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन, इस ऑप्शन में हम यहाँ पे रखेंगे सिलेक्ट पेरेंट, और यहाँ पे रख देता हूँ ऑप्शनल। क्या ऑप्शनल है, पेरेंट चूज़ करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते ना करें। एक हमने ये रखा, बाकी ये खुद रखेगा, जितने भी हम कैटेगरीज बनाते जाएंगे ऑटोमेटिकली इसमें आती जाएंगी। रिफ्रेश करें, ये देखें सिलेक्ट पेरेंट ऑप्शनल, और ये साथ नोकिया भी आ रहा है। नोकिया के बराबर में मैं एक सैमसंग बना लेता हूँ और इसको एक्टिव भी कर लेता हूँ, क्रिएट, ठीक है। अभी इसने बनाया नहीं है, कोई एरर आया जिस वजह से यहाँ पे ये वापस आ गया, मतलब मॉडल इनवैलिड है। यहाँ पे मैं सम डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, शायद डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड हो, और फिर दोबारा इसको सेंड करता हूँ, फिर वापस आ गया। अब मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि मेरे पास इशू क्या आ रहा है, तो मैं डिबग करूँगा। डिबग करने का तरीका, यहाँ पे मैं कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर में मेरे पास क्रिएट के पोस्ट वाला मेथड है। जब मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे लेके आता है फॉर्म। अब मैं यहाँ से रन करूँगा क्लिक करके, कंट्रोल F5 नहीं करूँगा बल्कि जस्ट F5 करूँगा, या यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ मुझे ये नज़र आएगा कि रन हो रहा है, और यहाँ से मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, रैम कितनी यूज़ हो रही है, प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब मैं ये क्रिएट वाला मेथड दोबारा ओपन करता हूँ, इसमें मैं नाम देता हूँ सैमसंग, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखी, मैंने बताया कि एक्टिव है और उसका पेरेंट नहीं है, क्रिएट किया कि ये खुद एक पेरेंट है। अब यहाँ पे देखें मॉडल स्टेट इज़ वैलिड में मेरे पास फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, मॉडल स्टेट पे गए, ओपन किया, मेरे पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, उनमें से एक में एरर आ रहा है। और यहाँ अगर मैं वैल्यूज़ में जाऊँ, कीज़ में जाऊँ, कौन कौन सी कीज़ हैं, बल्कि यहाँ से मुझे इसकी एरर की वैल्यूज़ निकालनी है कि एरर कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, बार एरर्स इज इक्वल टू मॉडल स्टेट डॉट वैल्यूज़ डॉट वेयर
m goes to m dot errors dot count greater than 0 dot to list। यहाँ पे आप देखें तो मैंने लिखा मॉडल स्टेट में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं सारी ले लें और उनमें से फ़िल्टर करें उन वैल्यूज़ को जिनमें एरर का काउंट ज़ीरो से ज़्यादा है, यानी कि वो वाली प्रॉपर्टीज़ बताएं। एक प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा एरर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी यूनिक होनी चाहिए थी, यूनिक नहीं है तो एक एरर आ गया। और दूसरा जो है, वैसे खैर ये मॉडल स्टेट से रिलेटेड नहीं होता यूनिक वाला, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और दूसरा जो है, वैल्यू की लेंथ 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा है तो ये दूसरा एरर आ गया। और तीसरा ये है कि अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक्स इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो स्पेशल सिंबल आ रहे हैं, ये तीसरा एरर हो गया। तो हर प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास एरर क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा सैमसंग, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी, एक्टिव है, पेरेंट नहीं है इसका, क्रिएट किया। और यहाँ पे आऊँगा तो मैं F10 प्रेस करूँगा, ये एक स्टेप नीचे आ गया। देखिए एक स्टेप नीचे आया, मॉडल स्टेट वैलिड है, नहीं वैलिड नहीं है, एरर्स पे आ गया। नीचे गया तो यहाँ पे उसने सारे एरर स्टोर कर दिए। एरर पे मैं कर्सर लेके गया, उसने बताया एक एरर आ रहा है और वो कह रहा है कि पेरेंट आईडी जो है ये रिक्वायर्ड है, ये नहीं आ रही। और यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ कि पेरेंट आईडी में वैल्यू क्या आ रही है। कैटेगरी के ऊपर गया, इसको ओपन किया, जिसका जो ऑब्जेक्ट आ रहा था इसकी पेरेंट आईडी नल आ रही है। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी की क्लास पे F12 प्रेस किया। यहाँ पे देखते हैं कि पेरेंट आईडी हमने नलेबल रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि पेरेंट आईडी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो ये ठीक है, एरर इसको देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एरर दे रहा है तो फिर हम इसको मैनुअली रिजॉल्व करेंगे। बल्कि यूँ समझे कि ये एरर आया तो हमें एक ऐसी चीज़ का भी पता चलेगा जो शायद वैसे प्रोजेक्ट में ज़रूरत ना पड़ती तो हम ना पढ़ते। यहाँ पे मैं कहता हूँ मॉडल स्टेट डॉट रिमूव, इसमें से मैं लिखता हूँ पेरेंट आईडी को रिमूव कर दो, कि वो अगर नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं है। वैसे उसको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि नलेबल है और उसमें वैल्यू नल ही आ रही है तो इशू होना नहीं चाहिए। बहरहाल अब फिर मैं रन करता हूँ इसको। सैमसंग, कुछ डिस्क्रिप्शन सैमसंग की, एक्टिव है और पेरेंट नहीं है, क्रिएट। अब देखिए मॉडल स्टेट इनवैलिड आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और मैं F10 प्रेस करता हूँ, इसने पेरेंट की रिमूव कर दी। अब मैं देखता हूँ तो मॉडल स्टेट ट्रू हो गया है। अभी एक एक स्टेप अगर मैं नीचे आता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में कैटेगरी को ऐड किया, एवेट और एसिंक ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे यूँ समझे कि कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस लिखा हुआ है, ठीक है। एसिंक प्रोग्रामिंग को हम बाद में पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। ये इसने ऐड कर दिया, अब रिटर्न कर दिया इसने इंडेक्स वाले व्यू पे। तो ये देखें हमें बस सैमसंग भी ऐड हो गई। अब मैं और क्रिएट न्यू करता हूँ, और इसमें सैमसंग के अंदर हमारे पास गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी सीरीज़, और इसका पेरेंट जो है वो मैं सैमसंग कर देता हूँ। इसके बाद फिर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास नोट सीरीज़ भी होती है सैमसंग की। ठीक है, और नोट सीरीज़ के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी हैं मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। इसी तरह नोकिया में, नोकिया मेरे पास स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। नोकिया में स्मार्टफोन्स हैं, बल्कि स्मार्टफोन नहीं लिखते, इसको लिखते हैं जो हमारे पास नॉर्मल मोबाइल होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। सिंपल फ़ोन कह देता हूँ, वैसे इसका नाम कुछ और होता है, मेरे जहन में इस वक्त अचानक निकल गया। नोकिया में एक सिंपल फ़ोन है। इसके बाद लूमिया सीरीज़ है, लूमिया सीरीज़ है, ये भी नोकिया के अंदर आ जाती है। नोकिया के सिम्बियन सेट भी आते थे किसी ज़माने में, तो यहाँ पे सिम्बियन सीरीज़ कर देते हैं नोकिया के अंदर।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है नोकिया में एंड्रॉयड मोबाइल भी आ गए हैं, तो एंड्रॉयड सीरीज़ और इनका पेरेंट जो है वो नोकिया है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास नोकिया और सैमसंग आ रहे हो। जब सैमसंग को क्लिक करूँ तो सैमसंग की सीरीज़ आ जाए, जब नोकिया पे क्लिक करूँ तो नोकिया की सीरीज़ आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पहले मैं कंट्रोलर में जाऊँगा, स्टॉप करता हूँ इसको, और कंट्रोलर के इंडेक्स में जाऊँगा। इंडेक्स में ना यहाँ पे मैं इससे पेरेंट आईडी ले लेता हूँ कि आप कौन सा दिखाना चाहते हैं, उसकी पेरेंट आईडी बताएं। इंट में पेरेंट आईडी, ठीक है, और ये मैं नल लेवल रखता हूँ, इंट पेरेंट आईडी। अब यहाँ इसने ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना। अब ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट कहें या इसको आप कैटेगरीज कहें, यहाँ पे आप कैटेगरीज कहेंगे तो यहाँ भी आपको कैटेगरीज कहना पड़ेगा। तो ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट में से कैटेगरीज के अंदर पेरेंट को इंक्लूड करके लाओ। यानी पेरेंट का मतलब ये है कि ये दूसरे टेबल से भी आ सकता है, सेम टेबल से भी आ सकता है। जब हम पेरेंट को इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास यहाँ जो पेरेंट में नाम शो हो रहा होता है उसका, ये फिर शो नहीं होता। यहाँ पे मैं अब वेयर लगाऊंगा, वेयर एम गोज़ टू। अब मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ये कि पेरेंट की आईडी आ रही हो, एक ये कि पेरेंट की आईडी ना आ रही हो। जब नोकिया और सैमसंग आ रहे होंगे फिर पेरेंट की आईडी नहीं आ रही होगी, क्योंकि नोकिया और सैमसंग दोनों पेरेंट लेवल पे हैं। इनके अंदर चाइल्ड हैं, ये खुद किसी की चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ मैं एक लिखूँगा पेरेंट आईडी हैज़ वैल्यू। अगर पेरेंट आईडी के अंदर वैल्यू आ रही है, क्योंकि नलेबल रखा है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर तो एम डॉट पेरेंट आईडी इक्वल होनी चाहिए ये जो पेरेंट आईडी आ रही है उसके। अदरवाइज़ अगर पेरेंट आईडी नहीं आ रही तो फिर मैं कहूँगा मेरे पास जितनी भी एम मेरे पास इस वक्त कैटेगरी है ना, यहाँ पे फेयर लगाया तो एम कैटेगरी है तो मैंने कहा कि पेरेंट की आईडी कैटेगरी की पेरेंट आईडी की इक्वल होनी चाहिए, यानी सेम पेरेंट के ऑब्जेक्ट आना चाहिए। या फिर दूसरी सूरत में मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो पेरेंट आईडी है ना वो नल होनी चाहिए, वो उनका पेरेंट होना नहीं चाहिए, वो टॉप लेवल वाली आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो फिर मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। ये टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, ये मैंने कंडीशन लिखी और उस कंडीशन के अगेंस्ट मैंने लिखा कि या तो पेरेंट आईडी इसकी इक्वल हो, अगर वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही तो फिर पेरेंट आईडी नल वाली आनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं एक्शन पे जाता हूँ, गो टू व्यू करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, शो चाइल्ड्स के नाम से, चाइल्ड्स के नाम से सेकंड लॉस पे यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ TD एक। यहाँ पे देखिए मैं लिखूँगा ASP कंट्रोलर, मैं HRF भी लिख सकता हूँ। ASP कंट्रोलर मेरे पास है इस वक्त कैटेगरी के नाम से। ASP एक्शन मेरे पास इंडेक्स के नाम से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये कैटेगरी है और नाम नहीं लिखा हुआ तो इंडेक्स ही होता है, वो इंडेक्स है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक वैल्यू भेजनी है पेरेंट आईडी के नाम से, तो जो भी वैल्यूज़ भेजनी होती है उसको हम ASP राउट के अंदर भेजते हैं। ASP राउट डैश आगे जो भी नाम देंगे वो नाम आएगा। तो मैं देता हूँ पेरेंट आईडी, राउट के अंदर मैंने पेरेंट आईडी के नाम से रखा। और भेजना क्या है इसमें भेजना है मैंने, ये मेरे पास जो आ रहा है एटम, इसको @ लिखेंगे, @atom.id। मतलब पहले मेरे पास सैमसंग आ रहा होगा, उसकी आईडी 1, नोकिया की आईडी 1, सैमसंग की आईडी 2। तो यहाँ पे मेरे पास लिंक कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इसका अगर मैं HRF यहाँ पे आपको बता दूँ जो बनेगा वो ये बनेगा HRF और एक क्लोज HRF यहाँ पे ये बनेगा / कैटेगरी, कंट्रोलर का नाम मतलब, उसके बाद एक्शन का नाम क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो मैंने राउट में चीज़ें भेजी होंगी ना, पेरेंट आईडी, राउट में मल्टीपल चीज़ें भी भेज सकते हैं, = atom.id जो भी होगा, 1 होगा फिर 2 होगा, इस तरह आ रहा होगा।
और ये 1 और 2 मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, और इसी को मैं क्यूरी में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्यूरी में डाटा फ़िल्टर होके मिल जाएगा। और यहाँ मैं एंकर लिंक का टेक्स्ट जो है वो चाइल्ड्स के नाम से रख देता हूँ। रन किया, अब देखिए मेरे पास सिर्फ ये दोनों आ रहे हैं, नोकिया और सैमसंग। मैंने नोकिया के चाइल्ड्स पे क्लिक किया, तो अब मुझे देखा सिंपल फ़ोन, लूमिया, सिम्बियन, एंड्रॉयड, ये सारे आ गए। बैक किया और मैंने सैमसंग पे क्लिक किया चाइल्ड्स में, तो गैलेक्सी नोट, ये हमने कैटेगरीज़ बनाई, उनके अंदर चाइल्ड कैटेगरीज़ बनाई और चाइल्ड्स का लिंक लगाया, तो उसके थ्रू हम चाइल्ड पे गए, चाइल्ड शो करवाए। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इंडेक्स की जगह बताना चाहता हूँ लिस्ट ऑफ पेरेंट कैटेगरीज़, और जब मैं सैमसंग के अंदर आ जाऊँ तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ इन सैमसंग या लिस्ट ऑफ चाइल्ड्स इन सैमसंग, ये लिखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। इस केस में मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू डाटा में, वही इंडेक्स लेआउट के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, स्ट्रिंग टाइटल के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसको स्टार्ट में एम्प्टी कर देता हूँ। अब चेक करता हूँ, इफ़ मॉडल डॉट काउंट ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर कुछ कैटेगरीज आ रही हैं तब, अगर कैटेगरीज आ ही नहीं रही तो फिर तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पेरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ कैटेगरीज आ रही हैं फिर मैं क्या करूँगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, तो फिर मैं चेक करूँगा कि इनकी कैटेगरीज़ के अंदर पेरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि तमाम एक पेरेंट से आ रही हैं या इनका पेरेंट नल है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा फिर, इफ़ मॉडल डॉट फर्स्ट जो पहली कैटेगरी है उसका अगर पेरेंट आईडी इज इक्वल टू नल, अगर पेरेंट आईडी उसका नल है तो फिर ये जो टाइटल है ना वो ये होगा कि टॉप लेवल कैटेगरीज। एल्स अगर पेरेंट आईडी नल नहीं है तो उसका मतलब उसका कोई ना कोई पेरेंट आ रहा है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फर्स्ट डॉट पेरेंट डॉट डॉट नेम, ये पेरेंट का नेम आ गया, इस कैटेगरी के चाइल्ड आ रहे हैं, तो मैं यहाँ टाइटल लिखूँगा, टाइटल इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ चाइल्ड कैटेगरीज इन, जो भी आ गया इन नोकिया, इन सैमसंग, जो भी होगा, ठीक है। तो यही टाइटल फिर मैं यहाँ पे दे दूँगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, अच्छा कैटेगरी के इंडेक्स पे अभी भी ये इंडेक्स ही आ रहा है, ये मैंने कैटेगरी भी चेंज किया ना, हाँ कैटेगरी भी चेंज किया। कंट्रोल F5 कर लेता हूँ मैं, शायद बिल्ड ना होगा वो। चलो मैं चाइल्ड व्यू करता हूँ, अच्छा दोनों सूरतों में ऐसा ही यार, ठीक है। इसने अभी जो मैंने कोड लिखा ये इसने काम नहीं किया। मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्रिएट, सॉरी, इंडेक्स पे मैंने ये सारा कुछ दिया और व्यू डाटा में टाइटल के नाम से टाइटल दिया। अच्छा ये यहाँ से आ रहा है, सॉरी, ये यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, तो हम लेआउट के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे शायद, तो यहाँ पे हम लेआउट पे जाते हैं, शेयर्ड में गए, एडमिन लेआउट में गए, एडमिन लेआउट के अंदर यहाँ पे रेंडर बॉडी लगा हुआ है, रेंडर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हेडिंग का ऑप्शन नहीं था, तो चले हम ये इसको पेज पे यूज़ कर लेते हैं, फिर हमें ये व्यू डाटा में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं @टाइटल, जो भी टाइटल है यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, अभी कोई टाइटल नहीं आ रहा, मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे नहीं बता रहे, यहाँ पे देखते हैं टॉप लेवल कैटेगरीज। अब मैं इसके अंदर मैं गया सैमसंग में, इसने हो गया लिस्ट ऑफ चाइल्ड कैटेगरीज इन सैमसंग, इन और सैमसंग में स्पेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं स्पेस भी दे देता हूँ, इन, ये अब मैं ना सैमसंग को
लोअर करना चाहता हूँ, अपना कलर चेंज करना चाहता हूँ, साइज़ थोड़ा संभाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं HTML भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे समाल का टैग ओपन किया और इसका नाम लिखने के बाद एंड पे समाल का टैग क्लोज कर दिया। और अगर इसके स्टार्ट में मैं यहाँ पे $साइन लगा दूँ, $साइन, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि मुझे ये प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समाल का टैग ओपन किया, समाल का टैग क्लोज़ किया, इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया और उनके अंदर ये लिख दिया कि मॉडल डॉट फर्स्ट डॉट मॉडल में पहले पेरेंट का नेम, तो सारे पेरेंट तो तमाम का एक ही होगा, तो किसी के भी पेरेंट उठा के आप दिखा सकते हैं। साथ में इसमें मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट इन्फो के नाम से, सिंगल कोड के अंदर देंगे। अगर डबल लगाएंगे तो डबल हम RAD स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो डबल हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वो समझते हैं शायद यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म होगी। हाँ, अगर यूज़ करने चाहें तो फिर स्लैश लगाना है, हर डबल के साथ आपने स्लैश लगाना है, एस्केप सीक्वेंस, ऐसे भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप यहाँ पे सिंगल ही लगा दें। ये अब देखें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे समाल वाला टैग एज इट इज़ नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है ये एज HTML नहीं आया, एज ए टेक्स्ट आया हमारे पास। और अगर मैं यहाँ से व्यू पे सोर्स करूँ और मैं लिखूँ समाल, तो ये देखें लिस्ट ऑफ चाइल्ड कैटेगरीज इन, ये देखें NLT लेस देन, ठीक है, और क्लास, और ये देखें इसने ना इसको कन्वर्ट कर दिया HTML एंटिटीज़ में। तो मैं चाहता हूँ नहीं, ये एज़ इट इज़ आए, जैसा लिखा हुआ था ना एज़ इट इज़ आए। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि MVC नहीं समझती कि आप जो है इसके अंदर HTML भेज रहे हैं। अगर HTML भेज रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं HTML भेज रहा हूँ, क्योंकि उसने अगर रेंडर करना है तो उसमें कोई ऐसा कोड भी हो सकता है जो एग्जीक्यूट हो सकता है, तो इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया, बल्कि सेम जैसा लिखा हुआ था वैसे ही डिस्प्ले कराया। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, एज HTML दिखाना है, तो HTML.raw इसके अंदर मैं लिखूँगा तो ये इसको HTML बना के भेजेगा। अब रिफ़्रेश करें, ये देखें लिस्ट ऑफ चाइल्ड कैटेगरीज इन सैमसंग। और अब अगर मैं इसमें भी सोर्स करता हूँ लिस्ट ऑफ चाइल्ड कैटेगरीज इन, देखें अब समाल का टैग प्रॉपर ओपन और क्लोज हो रहा है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और कैटेगरी का लोगो अपलोड करने का तरीका देखेंगे कि इसमें फ़ाइल को अपलोड कैसे किया जाता है, और उसको एज ए थंबनेल यहाँ पे शो करवाएंगे, फिर हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।